May I come in? Come in? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज चैप्टर 3 का पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके सामने। इसके पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मेटल में। पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, दो प्रकार की प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमको। तो सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। क्या होता है जब कोई भी मेटल्स या कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। जनरली ऑक्सीडेशन से रिएक्शन करना हमेशा ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, बट हमको यहाँ पर इस प्रकार से दिया एनसीईआरटी में, मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब मेटल को बर्न करते हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली ऑल द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, जितने भी मेटल्स होती हैं हमेशा ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद बनाती हैं मेटल का ऑक्साइड। और ये मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के। इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कि मेटल्स when combined with oxygen they will give you metal oxides। इसके हम एग्जांपल से समझ लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स के। तो अगर हम कॉपर ले लेते हैं, कॉपर मेटल, अगर कॉपर मेटल ले लेते हैं, इसका हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो ये बनता है CuO। बैलेंस कर दीजिए, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया जाता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर बर्न नहीं होता है, कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, ऑक्साइड लेयर जम जाती है, जो कि होता है ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है ना, या कोट भी हम बोल सकते हैं ब्लैक कलर का। ये क्या होता है, कोट है ना, कोट। ये तो कॉपर ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर मेटल के ऊपर जब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है। दूसरा एग्जांपल हम और समझ लेते हैं इसको, कि एल्यूमिनियम मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, एल्यूमिनियम मेटल देख लीजिए स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बर्न होके बनाता है Al2O3। बैलेंस कर दीजिए, 2 Al2O3, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। 4 एल्यूमिनियम 6 और 2 3 से 6 एल्यूमिनियम। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम मेटल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो नेचर है इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जो नेचर है वो स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट्स अभी हमने जो कॉपर ऑक्साइड देखा था, जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तो CuO, ये जो कॉपर का ऑक्साइड है स्टूडेंट, ये होता है बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर। याद रखिएगा स्टूडेंट कि सभी ऑक्साइड का नेचर सेम नहीं होता है। कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है बेसिक नेचर का, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है एम्फोटेरिक नेचर का, और जबकि जो कॉपर का ऑक्साइड है वो होता है बेसिक नेचर का। तो हम एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड को है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्यों कह रहे हैं, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड स्टूडेंट्स वो होते हैं जो दोनों से रिएक्शन करते हैं, एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से। द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, तो वो ऑक्साइड कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका जो एग्जांपल है, एक तो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और सेकंड एग्जांपल है ZnO। ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये दो एग्जांपल याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं इन्हें,
वो देख लेते हैं, है ना। इनको देख लेते हैं कि वाई दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एसिड से भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं। Al2O3 को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं कि जब हम इसकी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड है, तो ये बेस के जैसे बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेता है AlCl3 प्लस H2O। बैलेंस कर दीजिए 2 6 और 3। तो यहाँ पर बेस के जैसे बिहेव करने लगा है। क्यों? क्योंकि जब इसकी रिएक्शन एसिड से कराई जा रही है तो यहाँ पर बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम इस Al2O3 की रिएक्शन किसी बेस से करा देते हैं NaOH से, अगर हम बेस से रिएक्शन करा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये बन जाता है, ये बेस से अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बन जाता है एसिड। तो ये एज अ एसिड बिहेव करने लगता है और यहाँ पर फिर अगेन एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। यहाँ पर बनेगा 2NaLO2 प्लस H2। बैलेंस कर लीजिए 2 NaOH2। ओके, so this is again you are forming salt and water। यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कभी ये एसिड के जैसे बिहेव करता है, कभी ये बेस के जैसे। अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो बेस बन जाएगा और अगर बेस से रिएक्शन करेंगे तो एसिड बन जाएगा। तो इसलिए इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये दोनों के जैसे नेचर शो करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड जैसे भी और बेसिक ऑक्साइड के जैसा भी नेचर शो करता है, इसलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है ना। हमने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होती है, जो कि ये शो करता है कि ये एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हमेशा, जैसे हम बात कर लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि कुछ जैसे हमारे मेटल्स के ऑक्साइड जो है वो हमेशा क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के। वो होते हैं स्टूडेंट एसिडिक नेचर। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी नॉन मेटल्स हैं? जैसे हमने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, ये हमेशा बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। इनको एसिडिक ऑक्साइड इसलिए बोला जाता है कि जब इनकी रिएक्शन वाटर से करते हैं तो एसिड की फॉर्मेशन होती है। हम देख लेते हैं, अगर जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमेशा बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे वाटर की तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। उसी प्रकार से NO2 की रिएक्शन कराई हुई तो नाइट्रिक एसिड। तो हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर से रिएक्शन कराने के बाद कार्बोनिक एसिड बन रहा है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, इसका नाम सल्फ्यूरस है स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड है, ये और ये बनाता है नाइट्रिक एसिड। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑक्साइड क्या बना रहा है, एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इन ऑक्साइड्स को बोला जाता है इसलिए इन ऑक्साइड को बोला जाता है एसिडिक ऑक्साइड्स। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या सभी मेटल्स वाटर में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट? नहीं, सभी मेटल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं। कुछ सॉल्यूबल है और कुछ ऑक्साइड्स इनसॉल्यूबल है। जो ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और बेस की फॉर्मेशन करते हैं
वो कहलाते हैं बेसिक ऑक्साइड, और इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनता है वो कहलाता है बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो इसमें हमको देखते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे सोडियम जब कभी भी वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये हमेशा बनाता है बेसिक सॉल्यूशन, Na2 अनबैलेंस्ड, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो है सॉल्यूशन, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो है बनाते हैं बेसिक सॉल्यूशन। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं पोटेशियम का रिएक्शन कराते हैं, तो पोटेशियम भी वही चीज देता है कि यहाँ बनाएंगे तो हमको KOH, यहाँ पर KOH सॉल्यूशन देगा। तो ये जो है एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, एल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स हैं या जो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, ये जो मेटल लिख दें, मेटल का ऑक्साइड, ये जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये होते हैं एल्कलाइन या बेसिक नेचर के। तो ये चीज है। अब हम देख लेते हैं क्या सभी मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं या सिर्फ सभी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के लिए या ऑक्सीडेशन के लिए या बर्निंग इन एयर के लिए सेम केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं? नहीं स्टूडेंट, तो डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कुछ जल्दी विग्रसली रिएक्शन कर लेंगे, कुछ स्लो रिएक्शन करेंगे, या कुछ मेटल्स रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स हैं जो इनर्ट है टुवर्ड्स एयर। तो मैं अभी आप देख लेते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में कि डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी, कौन किस प्रकार से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इस बार, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जितने भी मेटल्स हैं सभी एक जैसे रिएक्टिविटी शो नहीं करते ऑक्सीजन के प्रति। डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम मेटल्स के बारे में, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। फर्स्ट नंबर पे पोटेशियम, सेकंड नंबर पे सोडियम है। दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये जो मेटल्स हैं ये जब कभी भी इन्हें ओपन कंटेनर में ओपन रखा जाता है इन द एटमॉस्फेयर, तो दे कैन कैच फायर इजिली, ना। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरस दैट दे कैच फायर if they kept in open place, so they are kept immersed in kerosene oil। इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि अगर इन्हें ओपन कंटेनर में रखा जाता है या ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हो सकता है, या मॉइस्चर से रिएक्शन करके ये फायर कैच कर सकता है, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल पे रखा जाता है। अब कुछ मेटल्स जैसे हैं सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर कोरोजन या फर्दर ऑक्सीडेशन। तो कुछ मेटल्स जैसे हमने बताया आपको कि जो हमारे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके सरफेस पे ऑलरेडी ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट रहती है। जैसे आपने देखा होगा आपके अपने घर में जो बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, उन एल्यूमिनियम के जो बर्तन है उसमें हमेशा एक प्रकार की वाइटनेस रहती है, एक प्रकार की चमक रहती है, उनका कभी कोरोजन नहीं होता। अगर आप लोहे के बर्तन में, आयरन के बर्तन में अगर पानी गर्म करते हैं तो उसका कोरोजन पॉसिबल है, उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। लेकिन आप देखते हैं अगर हम एल्यूमिनियम का कुकर देखते हैं, एल्यूमिनियम का बर्तन देख रहे हैं, अगर उसमें हम देख रहे हैं कि वाटर से भी रिएक्शन कर रहे हैं, डेली हम उनको यूज़ कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, बट उन पर कभी भी क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की कि उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कोटिंग रहती है। एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक ऑक्साइड लेयर ऑलरेडी बनाकर रखता है उस पर, जिससे उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो ये सभी मेटल्स क्या होती हैं, इनमें एक ऑक्साइड लेयर होती है जो उसको दैट प्रिवेंट फ्रॉम दैट फर्दर ऑक्सीडेशन। अब देख लेते हैं पॉइंट थर्ड, जिसमें हम नेक्स्ट मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो Fe या आयरन के बारे में देख लेते हैं। Fe डज नॉट रिएक्ट, इट डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट द आयरन फिलिंग या आयरन पाउडर बर्न्स विग्रेसली। जो आयरन फिलिंग्स है, आयरन पाउडर है, वो बर्न होता है विग्रेसली, बट जो हमारा आयरन है, आयरन बर्न नहीं होता है हीट करने पर।
अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में, कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉपर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ब्लैक कोटिंग बनाता है अपने ऊपर कॉपर ऑक्साइड की। ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर मेटल व्हेन इट इज बर्न्ड इन एयर। अब हम देख लेते हैं 5th पॉइंट में, गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। गोल्ड और सिल्वर मेटल हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते स्टूडेंट्स। तो ये थे 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल्स। अब हम इसका एक प्रोसेस देखना है, एनोडाइजिंग। व्हाट इज द एनोडाइजिंग? ये क्या होता है? एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग थिकर लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। किस प्रकार से एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑलरेडी एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर कोटेड है, उस लेयर को और कैसे थिकर करना है, किस प्रकार से इम्प्रूव करना है, तो इसका जो प्रोसेस है वो है एनोडाइजिंग है। तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एनोडाइजिंग एंड हाउ इट इज डन। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं व्हाट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिकर लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम सरफेस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था और पिछले वीडियो में भी बताया था कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की एक लेयर होती है, Al2O3 की एक लेयर होती है, जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन या कोरोजन होने से बचाती है। दैट इज कॉल्ड अ वन टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द एल्यूमिनियम। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इस प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है? दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर मेक इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। This resistance can be improved further by making the oxide layer thicker with the help of process anodizing। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एनोडाइजिंग प्रोसेस के द्वारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है उसको हम मोटी कर सकते हैं, उसको हम थिक कर सकते हैं, ताकि उसका और कोरोजन होने से बचाया जा सके। इन एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है? एनोडाइजिंग प्रोसेस में अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। जो हमारा एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की जाती है, जिसमें जब एनोड पर हम एल्यूमिनियम आर्टिकल को रखते हैं और उसको हाइड्रोलाइज कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड कराते हैं विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं वाटर में और एनोड बनाया जाता है एल्यूमिनियम आर्टिकल को। उससे क्या होता है कि उससे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी वो जाएगी कहाँ पर? एनोड पर। और एनोड पे तो एल्यूमिनियम है ही, तो एल्यूमिनियम पर जाकर ऑक्सीजन उस जो ऑक्साइड की लेयर है उसको क्या कर देती है? थिक कर देती है, जो कि उसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। द प्रोटेक्टिव लेयर एंड द ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल कैन अट्रैक्टिव फर्निश। अगर हम उसमें डाइज मिला देते हैं, डिफरेंट कलर्स मिला देते हैं, तो उन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को जो होता है, एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल्स हैं, उसको हम डिफरेंट कलर्स में भी बना सकते हैं। डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट टाइप के अट्रैक्टिव फर्निशेस दिए जा सकते हैं। तो ये था एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में। एनोडाइजिंग प्रोसेस में आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनोडाइजिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स, एनोडाइजिंग प्रोसेस में किस प्रकार से डायग्राम है तो समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये इस प्रकार का एक कंटेनर लिया जाता है। इस कंटेनर में स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं वाटर प्लस डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर हम H2SO4 एसिड ले लेते हैं डाइल्यूट, प्लस वाटर ले लेते हैं H2O। यहाँ पर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एज अ यहाँ पर एक एल्यूमिनियम आर्टिकल को एनोड पर लिया जाता है और यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड के जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम आर्टिकल है जो कि एनोड है, एनोड के जैसे पॉजिटिव के जैसे बिहेव करेगा। ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होगा जो कि नेगेटिव के जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं H2SO4 का, जिसमें वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर H+ देगा और ऑक्सीजन माइनस देगा। तो यहाँ पर ये दोनों की रिएक्शन होगी H2O की, तो यहाँ से ऑक्सीजन O- इस साइड मूव होगा। कब होगा? जब हम इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक बैटरी से,
पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव साइड को नेगेटिव से जोड़ देंगे। 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। इससे क्या होगा, बैटरी लगाने से यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। मींस जो H2SO4 है, जो वाटर है, वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, H+ आयन रिलीज होंगे और O- आयन रिलीज होंगे। अब ये जो O- आयन है, ये वाला O- आयन है, नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर क्या, कहाँ पर जाएगा, एनोड पे। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन लेयर है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये ऑक्साइड की जो लेयर है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन विल इंक्रीज ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है कि एल्यूमिनियम के पास जैसे ही ये ऑक्साइड के लेयर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ ऑक्साइड आयन बढ़ेगा, तो ये ऑक्साइड आयन क्या करेगा, इससे Al2O3 की एक थिकर लेयर बना देता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2, 4 और ये हो जाएगा 3। तो ये जो है थिकर लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो इसके कारण उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रुक जाती है। इस आर्टिकल्स को फर्निश और अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाइज के साथ भी रिएक्ट किए जा सकते हैं, ताकि डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फर्निशेस प्राप्त हो सके। तो ये था स्टूडेंट्स आज के चैप्टर में, इस चैप्टर के आज के टॉपिक में। तो पार्ट 2 में हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने देखा कि हाउ डज अ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाउ डज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मिंग होती है। मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर के होते हैं। कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों से रिएक्शन करते हैं, एसिड से भी और बेस से भी, और सॉल्ट और वाटर के फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसमें हमने डिफरेंट मेटल्स देखे, 5 पॉइंट्स में हमने आपको बताए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एनोडाइजिंग प्रोसेस की जाती है। व्हाट इज एनोडाइजिंग प्रोसेस? एनोडाइजिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिकर लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। जो एल्यूमिनियम सरफेस के मेटल है, ऑलरेडी ऑक्साइड प्रेजेंट है, उसको और इम्प्रूव करने का प्रोसेस एनोडाइजिंग प्रोसेस है। एनोडाइजिंग प्रोसेस के हमने डायग्राम के थ्रू समझा कि किस प्रकार से ऑक्साइड आयन एल्यूमिनियम के सरफेस पे जाते हैं और एल्यूमिनियम और ऑक्साइड मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को थिकर करते जाते हैं और उसको फर्निश करते जाते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। पार्ट 1 का कमेंट मैं आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।